नमस्कार, आई एम डॉक्टर आनंद और आज हम स्पाइन और स्पाइन रिलेटेड डिसीजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्पाइन का बेसिक फंक्शन क्या है, कमर का बेसिक फंक्शन क्या है। हमारे कमर में जैसे कि ये स्पाइन का मॉडल है, आप सामने से देख रहे हैं। बेसिकली हमारा जो स्पाइन डिजाइन और बना है कि ये हर डायरेक्शन में मूव करे और जब भी ये मूव करेगा, जो नसें यहाँ से बाहर निकलती है, ये उसके ऊपर कोई दबाव ना करे। और पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ हम ही लोग हैं जो दो पैरों के ऊपर चलते हैं। और अगर हम पूरे स्पाइन का स्ट्रक्चर देखें तो एक फ्लेक्सिबल पार्ट आता है, फिर चेस्ट वाला पार्ट आता है जो कि फ्लेक्सिबल है लेकिन इतना ज्यादा नहीं रहता क्योंकि उसके साथ पसली अटैच होती है। और फिर गर्दन वाला पार्ट आता है जो कि फिर से फ्लेक्सिबल पार्ट होता है। और ये एक एस शेप कर्व बनाता है जिससे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बने रहे। और जब भी आप चलेंगे, बैठेंगे, खड़े होंगे, बैठ के खड़ा होना, दौड़ना, लेटना, इन सब चीजों में कम से कम एनर्जी यूज हो। अगर हमारी जो कमर एक ही हड्डी की बनी होती तो हमारी मूवमेंट्स वगैरह सब चीजें बंद हो जाती और ये एकदम स्टिफ रहती। इस फ्लेक्सिबिलिटी को लाने के लिए दो हड्डियों के बीच में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वर्टिब्रल बॉडी हम इसे कहते हैं। और इसके बीच में जो ये ब्लू कलर या नीला रंग का आपको दिखता है, इसको हम डिस्क कहते हैं। ये जो डिस्क है एक शॉकर की तरह काम करता है। अगर हम इस डिस्क को बीच में से कट करेंगे तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस या कोर होता है जो कि एक तरह की जेली होती है जो पानी और प्रोटीन मिला के बनाता है। अगर मैं आपको ये जेली दे दूं और आपको मैं बोलूं कि इसके ऊपर प्रेशर लगाए तो ये जेली हर जगह स्प्रेड करेगी। और उसको रोकने के लिए नेचर में एक रिंग बना के रखा हुआ है जो इसके चारों ओर इसको रोक के रखती है अपनी जगह पे। आमतौर पे 16 से 18 साल की उम्र पे इसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है और ये बिल्कुल जो हड्डी ऊपर और नीचे है इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि अपना न्यूट्रिशन भेजे। और इसीलिए जब भी ये डिस्क की प्रॉब्लम्स इतने कम एज में आती है, ये धीरे 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 करके आगे बढ़ती चली जाती है। एक तरह का रेस है रिपेयर और डैमेज के बीच में। और कुछ लोगों में रिपेयर काफी अच्छा हो जाता है और ये जो कुछ लोग हैं ये काफी बड़ा नंबर है, लगभग 80% लोग अगर अपनी कमर का ध्यान रखेंगे, एक प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें और अपना वेट बैलेंस वगैरह सब चीजें ठीक करके रखेंगे तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती है। सिर्फ 20% लोगों में जिनमें अगर रप्चर बहुत ज्यादा है या डिस्क के टुकड़े बाहर आ चुके हैं, उन लोगों को फिर हमें दूसरे तरह का ट्रीटमेंट जो कि सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसकी जरूरत पड़ती है। मैं अगले वीडियो में आपसे अलग अलग तरह की सर्जरी, उसके फायदे नुकसान, इन सब चीजों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल अभी हम सिर्फ डीजनरेशन या फिर जो स्पाइन की कॉमन प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जानते हैं। कभी भी जब भी इस डिस्क में रप्चर होता है तो पहला स्टेज क्या होता है कि इसके जो फाइबर्स होते हैं वो रप्चर होते हैं और वहां पे बहुत सारे केमिकल निकलते हैं। और यही केमिकल आके नसों को इरिटेट करो। जैसे कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं, इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि डिस्क रप्चर होने के बाद इसके टुकड़े एनुलस के पास आ जाते हैं, यहाँ से केमिकल निकलते हैं और यही केमिकल इस नस को, क्योंकि काफी पास है, उसको इरिटेट करते हैं और ये फिर कमर का दर्द और फिर पैरों में जाने लगता है। अगले स्टेज में क्या होता है, जब ये रप्चर और बड़ा हो जाता है तो ये टुकड़े बाहर निकल आते हैं। अब ये टुकड़े बाहर निकल के आएंगे और नस को दबाएंगे तो उसके बाद नर्व का पेन, बैक पेन वगैरह ये सब चीजें रहती है। हम आने वाले अपने वीडियो सीरीज में आपको हर एक प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे जो कि आपकी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी के साथ है, चाहे वो गर्दन में हो, चाहे वो चेस्ट में हो, चाहे वो कमर में हो। हम इसके बारे में डिटेल में एक एक वीडियो और बनाते जाएंगे। और फिर काइंडली लॉग ऑन टू दिस वीडियो यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू।